वेलकम बडीज टू जंडोरिया क्लासेस। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो है सेल। अब सेल से ही क्यों मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सेल से ही बनता है। जैसे कि सबसे पहले सेल है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये सेल है तो टिश्यू बनने के लिए दो सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक टिश्यू बन जाएगा, इसमें कितने मर्जी आप जोड़ लें ये टिश्यू बनेगा। और दो टिश्यू बन के या दो से ज़्यादा बन के एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या हो गया? ऑर्गन हो गया जैसे लाइक किडनी। किडनी एक ऑर्गन है। तो अब किडनी ऑर्गन है, अब हमारा बाकी पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, ऐसे दो तीन को सबको मिला के सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ये बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ये हमारा बेसिक रहता है। तो अभी सेल क्यों? सेल करने का चैप्टर पहले करने का सिर्फ यही हमारा जो लॉजिक था वो ये है कि अगर अगर आपको सेल्स पता होंगे, सेल के डिफरेंट टाइप्स पता होंगे, तभी आप आगे की चीज़ें पढ़ पाएंगे। कि मैंने आपको पेनक्रियास पढ़ाया या रेस्पिरेशन पढ़ाया तो उसके अंदर वो किस मसल से बना है, किस सेल से बना है। मसल टिश्यू में ही तो आएंगे, तो उसके लिए आपको पहले सेल पढ़ना ज़रूरी है। ये हमारी शुरुआत होती है। आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूँ आप उतना भी कर लेंगे, स्लाइड्स भी कर लेंगे, तब भी आप सफिशिएंट स्कोर कर पाएंगे सेल के अंदर। और मैं कोई क्रैविंग नहीं कराऊंगा। आप ये खुद करने, ये चीज़ करने के बाद आप खुद देख लीजिए जो आपकी बुक्स में लिखा है उसमें से आपको कितना इसमें से आता है, जो आपको मैक्सिमम इसमें से समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये ईंट है उस दीवार की जिससे हम बने हैं। एवरीथिंग विच इज लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। सेल के बिना जो लिविंग है वो सेल से ही बनी होगी जब ये बिल्डिंग ब्लॉक है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ अमीबा का। अमीबा वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सर एक सेल से है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी एक सेल से बना हुआ है। तो सेल आपको क्लियर हो गया होगा। अपना टाइम वेस्ट मत करें इसे स्क्रीनशॉट लेने में, क्योंकि ये आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब आते हैं, सेल हमने समझ लिया। सेल के टाइप्स क्या क्या हैं? सेल के दो टाइप होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में पी से पुराना है, तो ये पुराने टाइप की है। पुराने टाइप की किस्में होगी जो छोटे ऑर्गेनिज्म है। हम तो एडवांस हैं, इंसान सबसे एडवांस है। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नए टाइप की होती है, ये हमारे अंदर है। और प्रोकैरियोटिक है, ये प्रेजेंट बैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, पीपीएलओ में होती है। और यूकैरियोटिक हम सब में होती है, प्लांट्स में हो गई, हायर में हमारे अंदर होगी। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में बहुत अब छोटा है तो छोटे चीज़ें वैरायटी दिखाती हैं, शेप्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हमारी में कोई शेप या डिफरेंट नहीं होती। प्रोकैरियोटिक छोटी चीज़ है, जैसे बैक्टीरिया में होती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है उनकी। हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर स्लो और मॉडरेट हमारी ग्रोथ चलती है। हम छोटे होते हैं फिर सालों साल बढ़ते रहते हैं। ये हमारे सेल की ग्रोथ है, सेल और टिश्यूज की। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में डीएनए आरएनए प्रोटीन्स नंगे होते हैं। नंगे यहाँ कहने से मतलब है कि डीएनए आरएनए के ऊपर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। वो हमारे एडवांस के अंदर होते हैं, पैक्ड होते हैं। उनको खराब या क्षति पहुंचाने की क्षमता या संभावना बहुत कम होती है हमारे अंदर। इनके अंदर नहीं होती, इनके अंदर कोई पैक्ड नहीं होता। तो ये जो है ये बेसिक आपके रहेंगे डिफरेंसेस। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको ये सब समझ आने लग जाएंगे डिफरेंसेस क्या क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब पूछा ये जाता है कि व्हाट्स इन द सेल, क्वेश्चन ये आता है हमारे अंदर। तो सेल के अंदर है क्या? सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कई बंदे प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बोला मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और हमारे अंदर जो सेल है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ये एडवांस रहता है। तो इसे मैंने बोला स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बोला है जिसके अंदर न्यूक्लियस
और बाकी के ऑर्गेनिल जो हम आगे पढ़ेंगे वो तैरते हैं। तो ये लिक्विड लिक्विड होगा। अब लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आयंस तो होंगे, तो वो कौन कौन से हैं उसे याद करने का तरीका ये है, आप CONH5 इसे कर लीजिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है कि सेल के अंदर और क्या चीज है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की सारी फंक्शनिंग न्यूक्लियस संभालता है। न्यूक्लियस जो उसे ऑर्डर देता है वो सेल बनाता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे सेल के बूढ़े होने पर उसको खुद खत्म करने की बात हो, ये सब न्यूक्लियस संभालता है, ये मास्टर है। इसके अंदर डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और डीएनए आरएनए का आपको पता होगा ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आता है कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारा थर्ड प्रकार का है जो उसके अंदर होता है। राइबोसोम कंटेन्स आरएनए। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होती है, और आरएनए की आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस से क्या लेना देना है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। पहले तो चलो हम ये समझते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोटीन बनना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे अंदर। क्योंकि ब्रेन जो है वो सारे के सारे मैसेज प्रोटीन के फॉर्म में ही हमें प्रोवाइड करता है। हमारे जो भी अंदर मैसेजेस ब्रेन पहुंचा रहा है वो सब प्रोटीन होते हैं, और सारे के सारे एंजाइम्स जो हमारे अंदर की सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। अब आता है आवर मसल्स नीड्स प्रोटीन टू ग्रो। ये आपको पता है, जिम जाते हैं कहते हैं प्रोटीन पियो, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? प्रोटीन मसल्स को चाहिए, उसका खाना है प्रोटीन, अगर वो खाएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, तो वो प्रोटीन आ गया। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है ये थोड़ा नोट कर लें। अमाइनो एसिड्स जुड़ के बनाते हैं डीएनए। डीएनए को यहाँ प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन करके वो बनाता है आरएनए। आरएनए के बाद एक प्रोसेस होता है वो है ट्रांसलेशन। एल से लेटर याद कर लो, ट्रांसलेशन, ये यहाँ पर बनाता है प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। अभी यहाँ पर आरएनए कहाँ से आया? ये आया राइबोसोम से, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, क्लियर? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि सेल में वो चीजें जिन्हें हम आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम लगाते थे वो एक्चुअली है क्या थी। फंक्शन को समझने से आप उसे समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको उन सबको। अच्छा, लाइसोसोम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सेल के अंदर होता है, ये होते हैं सिक्रेटरी एंजाइम्स हैं। ये जो सेल का खाना होता है, सेल का जो खाना उसे डाइजेस्ट करते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं, वो निकालता है। अब यही कारण है कि इसे डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब इसे हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो सेल जब बूढ़ा हो जाता है तो ये क्या करता है, जब वीक हो जाता है ये खुद ही उस पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है जिसमें ये होता है, तो ये उसे मार देता है। तो इसलिए सुसाइडल बैग्स में कभी भी फट सकता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, लिजर्ड्स टेल। आपने देखा होगा जब छिपकली डर जाती है तो क्या करते हैं, वो अपनी पूंछ को वहीं छोड़ देती है, वो कट जाती है। वो कट कैसे जाती है कि लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स एकदम फट जाते हैं, और फटने से वो सारे के सारी उसकी लेयर, सेल की लेयर को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और वो लेयर खत्म हो जाती है, तो वो अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको याद कराने के लिए कि लाइसोसोम की फंक्शनिंग क्या है। अब हम आगे चलते हैं, आगे काफी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुनने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में डायग्राम में। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है सेल को, और साथ ही के साथ इसकी जो फंक्शनिंग है वो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में बड़ी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस इसमें होती हैं। अब मेटाबॉलिज्म कहीं पूछेंगे मेटाबॉलिज्म है क्या, बता तो मैं बताता हूँ, घबराओ मत। मेटाबॉलिज्म ए वाइटल बायोलॉजिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। हमारे अंदर सेल के अंदर जो जो छोटी छोटी रिएक्शंस चलती हैं उन सभी का बहुत रोल होता है कि एनर्जी हमें देने में। और एनर्जी एटीपी में बनती है। एटीपी वो एनर्जी होती है जो हम यूज करते हैं। हम कोई ऐसी एनर्जी यूज नहीं करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एनर्जी यूज करते हैं जो है एटीपी। तो
मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप के हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। अब इसे याद करने का तरीका यह है कि कैटाबॉलिक, कैट मतलब काटना, इस तरह याद कर लो। कैटाबॉलिक में क्या है, कोई प्रोडक्ट है सी, उसे तोड़ देता है ए प्लस बी, ये काट दिया इसने, तो ये कैटाबॉलिक होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिक में ए प्लस बी यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इसमें इसका एक और रोल है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हम खाते हैं, जो दवाइयां खाते हैं, वो टॉक्सिक भी होती हैं, तो उन सबको डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि सब सेल्स में होता ही है। फिर होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर्स में मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि ये कैसे है, अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम 2 सेशन लेंगे, पहले तो आपको पूरा बायोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाएगी, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके नहीं लगेंगे वो उसके बाद मैं हायर पे जाऊंगा, उसके बाद आपके सारे लग जाएंगे, आई प्रोमिस। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। अब हो रफ कैसे पता चलेगा, अब मान लो ये लेयर है, इसके ऊपर मैं ये बूंदिया टाइप बना रहा हूं, ये बूंदिया है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है, और यहाँ पर स्मूथ है। तो राइबोसोम जब इस पे नहीं लगा होगा तो कहाँ होगा, ये जब सेल के अंदर है, स्विमिंग पूल के अंदर है, तो स्विमिंग पूल में गिर गई होंगी, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म में है। तो ये तो बहुत इजी हो गया याद रखना। और राइबोसोम का फंक्शनिंग क्या थी, याद करो, प्रोटीन फैक्ट्री बोला था मैंने उन्हें, वो प्रोटीन बनाते हैं, तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल है राइबोसोम को कैरी करने का। तो राइबोसोम कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और जहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमें आइडेंटिफाई करना हो डायग्राम में, तो उसके ऊपर हमें बाउंड्री पे कोई बूंदियां नहीं दिखेंगी, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक दूसरा होगा जिसमें बूंदियां टाइप होंगी। तो अब आते हैं हम अगले उस पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम, जो हमारी अगली स्लाइड है। अब अगला जो है हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, दे आर लाइक पोस्टमैन बिकॉज दे टेक प्रोटीन सिक्रीशंस फ्रॉम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू आउट ऑफ द सेल। अब ये काम कैसे करते हैं, ये भी सेल के अंदर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो आपको अब पता चल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि जब ये बना होगा ये डिफरेंट कलर में बना होगा, ठीक है। और जो ER होगा उसमें एक स्मूथ होगा और एक रफ होगा, रफ वाले में राइबोसोम्स लगे होंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैं इसके बाद आपको सारे दिखाऊंगा। तो अब इसे पोस्टमैन कैसे कहा है, अब ये करता कैसे है, अब मान लो ER ने, अब ER क्या बना रहा है, ER प्रोटीन बना रहा है, और मैंने कहा था कि हमारा जो ब्रेन भी है वो भी जो सारे मैसेजेस है वो प्रोटीन के फॉर्म में हमें भेजता है। तो जो ER है सेल के अंदर है, ये भी प्रोटीन के फॉर्म में कुछ मैसेजेस निकालता है। तो अब करेगा कैसे, जैसे मान लो ER ने ये प्रोटीन निकाले, सिक्रीट किए, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्रोटीन को उठाएगा अपने साथ, ये देखो ज्वाइन हो गया, इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब ये क्या करेगा, इसे सेल की लेयर तक लेकर जाएगा, ये है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से इसे बाहर फेंक देगा, ये बाहर अवेलेबल हो गया, सिक्रीट कर दिया। तो ये पोस्टमैन की तरह काम किया, इसने यहाँ से इन्हें उठाया और इन्हें लोकेशन पे, डिजायर्ड लोकेशन पर इन्हें निकाल दिया। तो अच्छा, इसका एक जो है वो अभी आप याद कर लो, वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है। लाइसोसोम वही थे जिसे मैंने बताया था आपको, जो लिजर्ड की टेल में भी होते हैं, जो सुसाइडल बैग्स एंड डाइजेस्टिव बैग्स हैं, ये उन्हें भी फॉर्म करता है। तो देखो कितने अच्छे फंक्शन आ गए इसके। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबने पढ़ा है और सबको याद ही रहता है कि हाँ ये पावर हाउस होता है, तो हाँ ये पावर हाउस ऑफ सेल है। और इसे याद कराता हूँ, ये सेल का फेफड़ा है, सेल का फेफड़ा याद कर लो आप ये याद कर लोगे कि ये रेस्पायरेशन करता है ये सेल के अंदर, तो सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस है। तो सेल का फेफड़ा है तो यहाँ पर रेस्पायरेशन होती है, और सेल के अंदर तो सेलुलर रेस्पायरेशन ये करता है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इन विच एनर्जी प्रेजेंट इन फूड इज कन्वर्टेड इनटू ATP। देखो ATP यहाँ पर आ गया, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये सारे फूड की एनर्जी, फूड को कन्वर्ट करता है और ATP में कन्वर्ट करता है उस एनर्जी को। रेस्पिरेशन हमेशा क्या, लोग मैंने देखा है कई जगह, मैंने वीडियो देखी है, वहां क्या बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन सांस लेना, रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन एक हम उसे
क्या कहते हैं रिएक्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, ताकि वो आगे फूड में से एनर्जी बना पाए, वो रेस्पिरेशन होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी वही चीज़ हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, तब हम खाने के अंदर से एनर्जी निकाल रहे हैं और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर के लिए अवेलेबल हो रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला है अगला आया है हमारे पास, वो है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये सेल के अंदर होगी, लेकिन होगी किसके अंदर? जो प्लांट सेल है, ये इंसानों के अंदर होती नहीं है। लिखा भी हुआ है फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी फंक्शनिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होती है। प्लांट्स का चैप्टर आते हैं +1 के अंदर होता है, +1 में यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड इसका फंक्शन होता है। ये रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोटीन बनाता है, अपने लिए स्टार्च बनाता है जो प्लांट होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। दे फॉर्म फैट प्रोटीन स्टार्च। अब फैट प्रोटीन सबके अंदर बनते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है याद करना। स्टार्च, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्च जो है ये प्लांट का खाना होता है। प्लांट स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर खाने को स्टोर करता है, ठीक है। तो स्टार्च आपको यहां से याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको कि प्लांट में स्टार्च बनता है, प्लास्टिड स्टार्च बनाता है, तो प्लास्टिड प्लांट में होता है। क्लियर। अब प्लास्टिड्स के टाइप आपको बताता हूँ। प्लास्टिड का 3 टाइप है, बहुत ईजी है याद करने। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। आपको अब सबसे पहले मैं बताता हूँ क्लोरोप्लास्ट याद करना। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल से आया है। क्लोरोफिल किस में होता है? खाना बनाने के लिए यूज होता है, प्लांट में होता है, पत्तियों में होता है, हरा होता है। तो एक ग्रीन सब्सटेंस हो गया, ये पत्तियों में प्रेजेंट होता है। याद, ये तो क्लियर ही हो गया कि क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्रोमोप्लास्ट, आप इन दोनों में से एक याद कर लो। अब क्रोमोप्लास्ट, अब याद रख लेना, जैसे क्लोरो था, सी से था, तो ये ग्रीन था, तो इसमें भी कोई ना कोई कलर होगा, तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है। अब ये कैसे भी कलर हो सकता है। अब जैसे फूल हो गया, फूल के अंदर कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूल है। अब ये इसका प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये फूल के अंदर होते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, फूलों के अंदर कलर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि वो पोलिनेशन करवा सके। पोलिनेशन होगा तभी फूल आगे फल बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, तभी खाना बनेगा। तो इसलिए कलर्ड होते हैं ये, ताकि उन्हें आकर्षित कर सके। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये जड़ों में होता है, जो जड़ें होती हैं। अच्छा, अब में से कोई क्वेश्चन मुझे पूछ ले अगर कि सर फिर ये बताओ कि कैरेट होती है वो तो रेड होती है, या कई जगह ऑरेंज भी होती है, वो कैसे? अगर ये कलरलेस है तो वो क्या जड़ नहीं है? हाँ, वो जड़ है। और कलरलेस वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर लाइकोपीन नाम का एक पदार्थ होता है, उस सब्सटेंस होता है जो रेड कलर देता है। और कई जगह ऑरेंज भी होता है, थोड़ी येलोश होती है ना, वो होती है ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल प्लांट के अंदर पानी पहुंचाने का काम करता है, वो उसके अंदर होता है, उससे कलर आता है। वो पिगमेंट होते हैं उनके अंदर। पिगमेंट जहां भी होगा, जहां भी वर्ड पिगमेंट आ गया, पिगमेंट मतलब कि वहां पर कुछ कलरिंग है, कलर है वहां पर। क्लियर। तो अब एक टर्म मैंने पढ़ी थी कि उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सेलुलर पूल क्या है। सेलुलर पूल कुछ नहीं है, सीधा सा है। जो हमने साइटोप्लाज्म आपको पढ़ाया है, वो पानी, तो देखो मैंने स्विमिंग पूल आपको याद करने के लिए बताया सिर्फ। अब वो सिंपल स्विमिंग पूल या पानी तो होगा नहीं, उसके अंदर सब्सटेंस तो होंगे कुछ ना कुछ। तो उसके अंदर आयंस होते हैं, आयंस जो सेल को चाहिए। सेल उन आयंस को लेगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसे सेलुलर पूल बोलते हैं उन सभी आयंस को, जब हम इनके अंदर इस पानी के अंदर डालते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी। सेलुलर पूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं, हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये डायग्राम काफी अच्छा लग रहा है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, ये जो है मोती टाइप का, ये यहाँ पर है, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये है ब्रेन, जो मैंने आपको बताया था। सारी फंक्शनिंग इसी के थ्रू चलती है। ये ब्रेन है। ये जो चीज आपको दिख रही है जिसके अंदर ये लेटा हुआ है, ये यहां से कट करके दिखा रखा है इन्होंने, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिससे अब हम एडवांस है, ये यूकैरियोटिक हो गया। अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोटिक सेल एडवांस टाइप की, अब इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है तो ये बहुत सेफ है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसे याद करने की जरूरत नहीं है, आएगा तो नहीं हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस है और इसके साइड में होता है न्यूक्लियोलस। इसकी फंक्शन भी जीन से रिलेटेड होती है, वो जेनेटिक्स में आती है, आपके मतलब का नहीं है। बताने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि जो चीज़ आनी नहीं है तो उस पर दिमाग क्यों खराब करें। पहले बहुत सारा सिलेबस है, उसे कवर करना है हमें जल्दी से जल्दी। तो अब आपके सामने ये जो चीज़ है, ये बनी हुई है शेप्स, ये है, ये क्या चीज़ है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है रोड शेप। ये आप कहीं भी पहचान जाओगे, कईयों को पता भी होगा कि पढ़ रखा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अब ये डिफरेंट कलर के आप देख रहे होंगे, ये अब ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी अपरेटस का। अब हमें बताना है कि गोल्जी अपरेटस कौन सा है। गोल्जी अपरेटस तो ये फोल्डिंग्स हैं जो एक दूसरे से उल्टी साइड में मुड़ी हुई हैं। ईआर ये है जो एक साथ जुड़े हुए हैं, सीरीज में चल रहे हैं, कहीं से भी खत्म नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बूंदी टाइप की नहीं दिख रही है इस लेयरिंग पर। यहाँ पर ये बूंदिया टाइप की दिख रही हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम का काम है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी ये बूंदिया टाइप बनी हुई है, ये राइबोसोम है जो स्मूथ से टूटकर यहाँ पर गिरे हुए हैं। मैंने बताया था ना स्मूथ के ऊपर नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है सारा जो कलरिंग कर रखी है। ये जो है ये है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर सेल की कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उसने स्टोर कर रखी हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट उसने बनाया हो जो अभी यूज नहीं करना है, वो इसमें स्टोर हो सकता है। तो लगभग ये सब कंप्लीट है। ये आपके काम का नहीं है, इसे छोड़ दो और इसे भी छोड़ दो। ये आपके काम के थे जितने पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे समझ चुके होंगे, बहुत सारे आपने डायग्राम देखे हो कि इसमें ये है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला भाई। ये इतना ही आएगा जितना मैंने आपको बता दिया, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर हाई लेवल में तो इसका एंड नहीं है, साइंस का, बायोलॉजी का तो एंड ही नहीं है। हर रोज बदलती है, हर रोज अपडेट होती है, लेकिन आनी उतनी ही है जितने आपकी 10th तक थी। +1 +2 का लेवल भी नहीं पूछते हैं वो तो, क्योंकि सबके पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। लेकिन बात वही है कि बेसिक को तैयार करने के लिए भी आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उसकी, क्योंकि हमेशा बेसिक सबसे टफ होता है तैयार करना। बेसिक के बाद तो कुछ नहीं, आपका बेस तो क्लियर है कम से कम। अब जब बेस ही नहीं है तो आपको दिक्कत आती है, या आप इसे हल्के में लेकर चलते हो कि लाइफ साइंस हम बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं होने वाली। मेरी ये 20 मिनट की वीडियो जो बनती है, आप 20-25 मिनट की, आप अगर ये भी हर रोज देखोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। मैं आपका सारा सिलेबस टाइम से पूरा करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, टेस्ट सीरीज भी जंडोरिया क्लासेस लेकर आ रहा है, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। हमारा मोटिव ये है कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसमें से अगर हमारा 1% भी हमारा योगदान हुआ तो हमारे लिए वो सफिशिएंट होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आपसे कल मैं एक और नए टॉपिक के साथ मिलूंगा।